क्या होगा अगर कोई आपसे ये कहे कि जो बच्चे स्कूल या कॉलेज में हमेशा ए ग्रेड लाते हैं ना, वो आगे चलकर सी ग्रेड लाने वाले छात्रों की कंपनियों में काम करने के लिए अभिशप्त होते हैं? उफ, मतलब ये सुनने में बहुत अजीब और शायद थोड़ा चुभने वाला भी लग सकता है। बिल्कुल। और बचपन से ही ना हमारे समाज का एक बहुत ही रटा-रटाया ब्लूप्रिंट रहा है। लाइक बस अच्छी तरह पढ़ाई करो, बेहतरीन नंबर लाओ, ताकि एक सुरक्षित और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके। हाँ, और इस फॉर्मूले को सफलता की ना अंतिम गारंटी मान लिया जाता है। पीढ़ियों से लोग बिना कोई सवाल उठाए इसी रास्ते पर चल रहे हैं। सही बात है। और तार्किक रूप से देखने पर ये काफ़ी सुरक्षित भी महसूस होता है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब ये सुरक्षित लगने वाला रास्ता ही जीवन भर के लिए एक आर्थिक असुरक्षा का कारण बन जाता है। एग्जैक्टली क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो हमें एक बेहतरीन कर्मचारी बनना तो सिखा देता है, लेकिन पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना ये कभी नहीं बताता। और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा यानी इस डीप डाइव का मुख्य विषय है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के मूल विचारों को डिकोड कर रहे हैं। हाँ। हमारा मिशन ये समझना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम या वित्तीय स्वतंत्रता असल में कैसे काम करती है, क्योंकि ये सिर्फ सुबह से शाम तक गधे की तरह मेहनत करने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम ये समझेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी या वित्तीय साक्षरता आखिर है क्या। ये चर्चा ना पैसे, शिक्षा और संपत्ति को देखने के हमारे पूरे नजरिए को जड़ से बदलने वाली है। सही कहा। तो इस नजरिए को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस मानसिकता को डिकोड करना होगा जो अमीर और गरीब को अलग करती है। इस किताब की नींव दो पिताओं की कहानी पर टिकी है। हाँ, ये इस किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा है ना? हाँ। लेखक ने अपने जीवन के दो बहुत ही प्रभावशाली किरदारों का जिक्र किया है। पहले हैं उनके गरीब पिता यानी पुअर डैड, जो उनके असली पिता थे। वो बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, उनके पास पीएचडी की डिग्री थी। लेकिन विडंबना देखिए कि वो जीवन भर पैसों की तंगी से जूझते रहे। उनका पूरा जीवन उसी पारंपरिक सलाह पर चला कि अच्छी पढ़ाई से ही अच्छी नौकरी मिलेगी। और दूसरी तरफ कहानी के दूसरे किरदार हैं जिन्हें लेखक अमीर पिता या रिच डैड कहते हैं। ये उनकी एक करीबी दोस्त के पिता थे। और यहाँ कॉन्ट्रास्ट देखिए, वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे। अरे वाह! हाँ, उनके पास कोई बड़ी डिग्री या मेडल नहीं थे, लेकिन आगे चलकर वो हवाई राज्य के सबसे सफल और अमीर बिजनेसमैन बने। उनका मूल मंत्र बिल्कुल अलग था। वो क्या था? उनका मानना था कि पढ़ाई इसलिए नहीं करनी चाहिए कि किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, बल्कि इसलिए करनी चाहिए ताकि अपनी खुद की कंपनी खोली जा सके और दूसरों को रोजगार दिया जा सके। ये तो दुनिया को देखने के दो बिल्कुल विपरीत नजरिए हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं इसे ऐसे देखता हूं कि ये इंसान के दिमाग में दो अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने जैसा है। वो कैसे? देखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो पीएचडी वाले पिता का है, वो पूरी तरह से सुरक्षा या सिक्योरिटी के इर्द-गिर्द बुना गया है। वो सिस्टम लगातार सिग्नल देता है कि कोई रिस्क मत लो, बस एक तय तनख्वाह वाली नौकरी पकड़ लो और रिटायरमेंट का इंतजार करो। बिल्कुल। जबकि दूसरा सिस्टम जो अमीर पिता की मानसिकता है, वो अवसर या अपॉर्चुनिटी और रिस्क के लिए डिजाइन किया गया है। वो सिस्टम सुरक्षा नहीं बल्कि निर्माण पर फोकस करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि औपचारिक शिक्षा और वित्तीय सफलता के बीच एक सीधा संबंध है। हाँ, धारणा तो यही होती है कि जो जितना पढ़ा लिखा होगा उसका बैंक बैलेंस भी उतना ही बड़ा होगा। एग्जैक्टली। लेकिन ये कहानी उस धारणा को पूरी तरह से तोड़ देती है। एक पीएचडी धारक आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है, जबकि एक कॉलेज ड्रॉप आउट अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा है। सही बात है। अकादमिक ज्ञान होना एक बात है, लेकिन वित्तीय ज्ञान का होना बिल्कुल ही अलग चीज है। और यही से ना काम करने के तरीके का असली अंतर सामने आता है। अगर अमीर पिता का ध्यान सिर्फ नौकरी करने पर नहीं था, तो वो आखिर काम कैसे करते थे? किताब में कहा गया है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसों के लिए काम करते हैं। मतलब वो दफ्तर जाते हैं, अपना समय देते हैं और बदले में पैसा लेते हैं। वो अपना समय बेच रहे हैं। हाँ, और इसके विपरीत अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। ये तो बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। बिल्कुल है, क्योंकि समय बेचना एक बहुत सीमित संसाधन है। हर इंसान के पास दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं। तो अगर कोई अपना समय बेचकर पैसा कमा रहा है, तो उसकी कमाई की एक लिमिट हमेशा रहेगी। हाँ, कोई दिन में 48 घंटे तो काम नहीं कर सकता। वो लगातार पैसा पैदा कर सके। वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए कर्मचारी की तरह काम करता है, जो न कभी छुट्टी मांगता है और न थकता है। जब वो सो रहे होते हैं ना,
तब भी वो पैसा और पैसा बनाने में लगा रहता है। सुनने में तो ये बहुत ही शानदार विचार लगता है कि पैसों से काम करवाओ, लेकिन रुकिए, यहाँ एक व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है। जी, पूछिए। जो इंसान अभी अपना करियर शुरू ही कर रहा है, जिसके पास कोई शुरुआती पूंजी नहीं है, वो पहले दिन से पैसों से कैसे काम करवा सकता है? क्या ये सिस्टम सिर्फ उन लोगों के लिए काम नहीं करता जो पहले से ही अमीर घरों में पैदा हुए हैं? ये सवाल बहुत से लोगों को उलझन में डाल देता है। लेकिन देखिए, यहाँ बात ये नहीं है कि नौकरी करना बुरी बात है या कभी पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो फिर बात क्या है? बात यह है कि उस नौकरी से मिलने वाले पैसे का एंड गोल क्या है? जब एक आम मानसिकता वाला इंसान नौकरी करता है, तो उसका लक्ष्य सिर्फ महीने के अंत में सैलरी पाना होता है, ताकि वो अपने बिल चुका सके। और अगर सैलरी बढ़ जाए, तो वो अपने खर्चे बढ़ा लेता है। इसे लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं। मतलब वही आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति। बिल्कुल। लेकिन जब एक रिच डैड मानसिकता वाला व्यक्ति शुरुआत में नौकरी करता है, तो वो अपने वेतन का एक हिस्सा निकालकर एक छोटा सा एसेट खरीदता है। मान लीजिए उसने बचत करके किसी अच्छी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद लिए या कोई छोटी सी मशीन खरीदकर किराए पर दे दी। वो शुरुआत में छोटा ही होता है, लेकिन वो छोटा सा एसेट हर महीने कुछ डिविडेंड या किराया तो लाता है ना। एग्जैक्टली। और फिर उस मुनाफे को वापस निवेश कर दिया जाता है, जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। वो काम इसलिए करते हैं ताकि निवेश के लिए पूंजी जुटा सके, न कि सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को महंगा बनाने के लिए। तो सारा खेल इस बात का है कि जो पैसा कमाया जा रहा है उसका किया क्या जा रहा है। और यहीं से हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, संपत्ति बनाम देनदारी का भ्रम। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। अगर लक्ष्य ऐसी चीजें खरीदना है जो भविष्य में पैसा लाएं, तो हमें समझना होगा कि वो चीजें असल में होती क्या है। इसे बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है। संपत्ति या एसेट वो चीज है जो बिना ज्यादा मेहनत के आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी जहां से किराया आ रहा हो, या स्टॉक्स जो डिविडेंड दे रहे हो। बिल्कुल। और इसके ठीक विपरीत है देनदारी या लायबिलिटी। ये वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार का लोन, क्रेडिट कार्ड के बिल या कोई बहुत महंगा घर जिसकी ईएमआई बैंक अकाउंट खाली कर रही हो। और सबसे बड़ी सीख यही है कि अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर देनदारियों को ही संपत्ति समझकर खरीदते रहते हैं। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि समाज ने तो यही सिखाया है कि एक बड़ा घर या शानदार कार हैसियत के प्रतीक हैं। चलिए इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। एक लीक हो रही बाल्टी। ये एनालॉजी काफी अच्छी है ना? मान लीजिए किसी ने एक बहुत आलीशान घर भारी लोन पर ले लिया। समाज की नजर में वो बहुत सफल है, लेकिन वित्तीय साक्षरता के नजरिए से वो घर एक लीक हो रही बाल्टी है। बिल्कुल। बाहर से देखने में वो बहुत सुंदर लग सकती है, लेकिन असलियत में वो हर महीने ईएमआई और मेंटेनेंस के रूप में संसाधनों को लगातार खाली कर रही है। वो जेब में पैसा डाल नहीं रही, बल्कि निकाल रही है। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो यही कारण है कि भारी भरकम सैलरी पाने वाले लोग भी अक्सर कंगाली के कगार पर होते हैं। एक बड़ी गलतफहमी है कि आय बढ़ने से आर्थिक समस्याएं खुद खत्म हो जाएंगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। हाँ, बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे जैसे आय बढ़ती है, लोग अनजाने में अपनी लायबिलिटीज भी बढ़ा लेते हैं। 50,000 कमाने वाला जब 1 लाख कमाने लगता है, तो वो महंगी कार ईएमआई पर ले लेता है। लोग सोचते हैं वो संपत्तियां बना रहे हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ खर्चे बढ़ा रहे होते हैं। और यहीं से इंसान एक ऐसे जाल में फंस जाता है जहां से निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। इस जाल को रैट रेस या चूहा दौड़ कहा गया है। जब लोग देनदारियों को संपत्ति समझकर तमा करते हैं, तो वो एक अंधहीन चक्र में फंस जाते हैं। पैसा कमाओ, महंगे बिल भरो और फिर उन बिलों को भरने के लिए वापस काम पर जाओ। एग्जैक्टली। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक चूहा पिंजरे में पहिए पर दौड़ता रहता है। वो पूरी ताकत लगाता है, पसीना बहाता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। इंसान थकता बहुत है, लेकिन आर्थिक रूप से वहीं खड़ा रहता है। और इस रैट रेस से बाहर निकलने का तरीका ये नहीं है कि दिन में 16 घंटे काम किया जाए। इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है पर्याप्त पैसिव इनकम पैदा करना। पैसिव इनकम यानी वो पैसा जो सक्रिय रूप से काम किए बिना आता है, बनाए गए एसेट्स के जरिए। हाँ, जब कोई इंसान ऐसे एसेट्स बना लेता है जो उसकी गैर मौजूदगी में भी पैसा लाते हैं, तब वो इस चक्र को तोड़ना शुरू करता है।
तो असल में किसी को कैसे पता चलेगा कि वो आधिकारिक तौर पर इस रैट रेस से बाहर आ चुका है? इसका पैमाना क्या है? इसका एक बहुत सीधा गणितीय समीकरण है। जिस दिन आपके एसेट से आने वाली कमाई यानी पैसिव इनकम आपके कुल मासिक खर्चों को पार कर जाए, उस दिन आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा और सरल करते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी परिवार का महीने का खर्च 50,000 रुपए है और उन्होंने जो निवेश किए हैं, जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी या डिविडेंड शेयर, उनसे हर महीने 55,000 रुपए बिना काम किए आ रहे हैं। तो तकनीकी रूप से अब उस परिवार को जिंदा रहने के लिए काम करने की मजबूरी नहीं है। असली अमीरी बैंक में रखे करोड़ों रुपए से नहीं, बल्कि अपनी आजादी खरीदने की क्षमता से मापी जाती है। ये तो बहुत ही पावरफुल बात है, लेकिन यहाँ एक पेंच है। रैट रेस से बचने और एसेट्स बनाने के लिए खास ज्ञान की जरूरत होती है। और विडंबना देखिए, हम 15-20 साल वो स्किल्स सीखने में लगा देते हैं जिनसे नौकरी मिलेगी। हाँ, लेकिन उस नौकरी से कमाए गए पैसे को मैनेज कैसे करना है, ये सीखने में हम 0 घंटे बिताते हैं, बिल्कुल 0। एग्जैक्टली। स्कूल हमें केवल नौकरी करना सिखाते हैं, पैसा संभालना नहीं। तो अगर स्कूल ने ये नहीं सिखाया, तो वित्तीय साक्षरता के लिए क्या सीखना जरूरी है? इसके लिए मुख्य रूप से 4 चीजों की जानकारी होना अनिवार्य है, जिन्हें हम वित्तीय शिक्षा के 4 स्तंभ कह सकते हैं। पहला स्तंभ है अकाउंटिंग। मतलब संख्याओं को समझना। हाँ, ये सिर्फ जोड़ घटा नहीं है। इसका मतलब है बैलेंस शीट समझना, कितना पैसा आ रहा है और उससे ज्यादा जरूरी कि वो कहाँ जा रहा है। और दूसरा स्तंभ है इन्वेस्टिंग, यानी पैसे से पैसा बनाने की कला। इसमें कंपाउंडिंग की ताकत को समझना बहुत जरूरी है, जहां मुनाफे से और मुनाफा बनता है। बिल्कुल। और तीसरा स्तंभ है मार्केट की समझ। बाजार आपूर्ति और मांग के नियमों पर चलता है। अगर कोई इंसान लोगों की किसी बड़ी समस्या का समाधान ढूंढ लेता है, तो बाजार उसे इनाम जरूर देता है। और चौथा स्तंभ, जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है कानून की जानकारी या लॉ। हाँ, टैक्स बचाने के वैध तरीके और अपनी संपत्ति की सुरक्षा समझना, ये कानूनी ढांचा ही है जो संपत्तियों की रक्षा करता है। अगर इन चारों का ज्ञान नहीं है, तो कोई इंसान लॉटरी भी जीत जाए ना, तो वो अंततः उस पैसे को गवा ही देगा। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। इसीलिए खुद की वित्तीय शिक्षा में निवेश करना दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटना हो, तो मुख्य निष्कर्ष यही निकलता है कि ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कितना पैसा बचाकर उसे काम पर लगाते हैं। बिल्कुल सही। वित्तीय साक्षरता के बिना की गई कड़ी मेहनत गलत दिशा में पूरी रफ्तार से दौड़ने के समान है। पसीना बहुत निकलेगा पर पहुंचेंगे कहीं नहीं। तो चलिए आज की इस डीप डाइव को यही विराम देते हैं, लेकिन खत्म करने से पहले हम आपके लिए एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहते हैं। हाँ, हमने देखा कि एक महंगा घर भी एक देनदारी हो सकता है जो जेब से पैसा निकालता है। तो आज ही अपने घर में चारों तरफ नजर दौड़ाएं और अपनी सबसे महंगी खरीदारियों के बारे में सोचें। क्या वो चीजें चुपचाप आपकी संपत्ति को सोख रही हैं, या फिर जब आप सो रहे होते हैं तब भी वो आपके लिए काम कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में आपकी आर्थिक दिशा तय कर सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।